हेलो फ्रेंड्स। आज आपके साथ इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं स्टॉक मार्केट आउटलुक फॉर नेक्स्ट वीक के लिए। और अगला सप्ताह जो है थोड़ा सा छोटा रहेगा क्योंकि 26 जनवरी की छुट्टी है सोमवार की। तो मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार 4 दिन जो है ट्रेड होने हैं। अब उन 4 दिन के ट्रेड में जो स्थिति है वो आप लोग सब समझते हैं कि किस तरीके से फ्राइडे में जो सेल ऑफ देखने के लिए मिला, निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी में भी। और बहुत समय से निफ्टी बैंक मजबूत था। और मुझे याद है कि जब एच बैंक के रिज़ल्ट आए थे तो मैंने कहा था कि देखिएगा, जिस चीज़ की उम्मीद थी ना बाज़ार को, वो एक ओवर ऑप्टिमिज्म में था कि बाज़ार नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स बढ़ेंगे और बैंक जो है आउट परफॉर्म करेंगे। और इसी वजह से हम पिछले 2.5 महीने से देख रहे थे कि बैंकिंग स्टॉक्स जो है परफॉर्म कर रहे थे। और लेकिन एच बैंक के रिज़ल्ट के बाद हमने आपसे ये कहा था कि वो ऑप्टिमिज्म जो बना हुआ था वो ओवर ऑप्टिमिज्म था। बैंकों के रिजल्ट में ऐसा कुछ खास देखने के लिए मिल नहीं रहा। तो बाज़ारों के अंदर अब शायद बैंकिंग स्टॉक्स नहीं संभाल पाएंगे और बैंकिंग स्टॉक्स भी जो है गिरावट का शिकार होंगे। और उसी तर्ज के ऊपर हमने बैंकिंग स्टॉक्स को भी फ्राइडे के सेशन में गिरते हुए देखा। और बैंकों में जो स्ट्रेंथ थी वो बैंकों ने लूज़ कर दी। इससे पहले आपको पता है कि सेंसेक्स या निफ्टी के अंदर जो गिरावट हुई उसमें रिलायंस की बहुत ही अहम भूमिका थी। इसके बाद एक खबर जो हमें देखने के लिए मिली वो मिली अदानी ग्रुप्स के लिए। अदानी ग्रुप के ऊपर जो है यूएस के जो सेक है, यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज कंट्रोल जो है, उसने अब ये परमिशन मांगी है कि भाई हम अदानी जी को सम्मन कर दें। तो गौतम अदानी और उनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनको सम्मन हो सकता है। उसके बाद अदानी इंटरप्राइज का शेयर 10% गिरता हुआ नजर आया। अब एक जो रिश्वत का मामला है कि यूएस के अंदर रिश्वत दी गई कुछ काम प्राप्त करने के लिए, तो वो उससे जुड़ा हुआ है। तो वो जो चीज़ें हैं वो सब बाज़ारों पर हावी रही। लेकिन मैं जैसे आपसे बोल रहा था कि बाज़ार की अंडरटोन ही बेरिश थी। और ये जो मामला है जो अभी तक हमें समझ में आ रहा है वो हमें अभी हाल फिलहाल में खाली मंगलवार तक के लिए ही हमें थोड़ा सा बेरिश चांस लग रहा है। और हो सकता है कि मंगलवार को भी अगर बाजार शुरू के सेशन में ही नीचे चले जाते हैं तो आपको एक शॉर्ट कवरिंग रैली सेकेंड हाफ में देखने के लिए मिल सकती है। तो ये तो हमारा पूर्वानुमान है। लेकिन उसके बाद क्या है, बाजार एक ओवरसोल्ड जोन में हो गए हैं। और यहाँ पर आप उन टेक्निकल लेवल्स को ध्यान रखेंगे जहाँ पर कि आपने शॉर्ट बिल्डअप नहीं करने हैं। तो कोई भी हमारा ट्रेड का या इन्वेस्टमेंट का कोई एडवाइस आपको नहीं है। लेकिन हमारे जो व्यूज़ हैं वो केवल और केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए। अगर आप उन व्यूज़ के ऊपर कोई भी अपना निवेश का या बेचने का कोई फैसला लेते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लीजिए और उनके अपने विवेक का यूज़ करने के बाद ही अंतिम फैसले पर पहुंचिए। तो यहाँ पर हम जो है चर्चा आपके साथ शुरू करते हैं। तो निफ्टी में जब ब्लड बाथ जो है आपने फ्राइडे के सेशन में देखने के लिए मिला, और वहाँ पर ये जो चर्चा है अभी मैं 25,000 पे आके नहीं कर रहा हूँ। मैं तो देखिएगा जब 26,000 से ऊपर का भी बाजार था तो मैं आपको यही बात कर रहा था कि देखिएगा बाजार के अंदर स्ट्रेंथ मिसिंग है। और जैसे ही रिजल्ट सीजन शुरू होगा आपको इसका खामियाजा जो है भुगतना पड़ेगा, जो ओवर ऑप्टिमिज्म में जो है तेजी बनी हुई है। अब यहाँ पर आकर अगर हम बाज़ार को देखें तो बाज़ार ने जो पैटर्न्स को बनाया है और जिस तरीके से ये पैटर्न्स बने हैं, अब क्या यहाँ पर भी मंदी बनती है? देखिएगा, स्लाइटली तो कह सकते हैं। बहुत लोग हमारे को ये कहते हैं कि सर आप हमेशा बेरिश बात करते हैं। देखिएगा, बाज़ार में जिस तरीके का आउटलुक लगता है हम वो चर्चा करते हैं। हम गलत भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि हम हमेशा ठीक होते हैं। और बाज़ार बहुत सारे फैक्टर्स के साथ चलता है। लेकिन अभी हाल फिलहाल में हमें टेक्निकल लेवल्स पर अगर हम पीछे के कुछ लेवल्स देखने की चेष्टा करें तो आपको ये अगस्त 2025 के लेवल्स मिलेंगे जो आपको 24,400 के आसपास है। उसके बाद आपको सितंबर के आसपास के लेवल मिलेंगे जो भी 24,500 के आसपास है। बाजार गिरने उठने के बाद फिर गिरा था, उसके बाद उठने के बाद फिर दोबारा बाजार गिरे थे तो वो 24,700-600 के आसपास जो है सपोर्ट ले रहे थे। ये 3 मेजर सपोर्ट एरियाज जहाँ पर अगर हम उसको ट्रांसलेट करें, इससे पहले भी अगर हम जाके देखें तो ये बहुत भयंकर एरिया है 24,500, जहाँ पर बाजार ने बहुत काम किया है। तो मेरा मानना ये है कि 24,500 वीकली लेवल पर मेरे लिए बहुत ही अहम सपोर्ट है। और मुझे लगता नहीं कि कोई बहुत बड़ी नेगेटिव खबर आ जाए तो बात अलग है, इन लेवल्स को तोड़ सकता है। यहाँ से अगर मैं मंगलवार की बात करूँ तो मुझे ऐसा लगता है क्योंकि बाजार एक ओवरसोल्ड जोन में है तो 24,800 के आसपास और 24,900 के बीच में कहीं पर भी बाजार एक सपोर्ट लेता हुआ नजर आ सकता है। हालांकि वो भी यहाँ से देखिएगा जहाँ पर बाजार बंद हुए हैं वहाँ से 200-250 पॉइंट नीचे हैं।
लेकिन बाजार में जिस तरीके का सेल ऑफ हुआ है तो हो सकता है कि एक गैप डाउन ओपनिंग हो सकती है और वो एक पैनिक क्रिएट कर सकती है, और उस पैनिक के बाद जो है बाजार, हमें लगता नहीं है कि उसके नीचे जाने चाहिए। बाजारों में एक पुल बैक रैली आती हुई नज़र आ सकती है। अभी देखिएगा जिस तरीके से सेल ऑफ हुआ है तो अंडरटोन सबको बेरिश लगती है, लेकिन बात यहाँ पर आपको समझनी ये पड़ेगी कि ये इन सब चीज़ के बीच में एक चीज़ पॉजिटिव भी आ रही है। पॉजिटिव आ रही है कि 25% जो टैरिफ यूएस ने लगाया है, जो हम रशियन ऑयल परचेज करते हैं, उसकी वजह से वहाँ पर शायद थोड़ी सी ढलाई होती हुई नजर आए और वो लिफ्ट हो सकते हैं। तो थोड़ा सा पॉजिटिव आउटकम आपको देखने के लिए मिल रहा है, तो उसका असर हो सकता है कि आपको जो है बाजारों में अगर गैप डाउन होता है तो एक रिकवरी आ सकती है। लेकिन अगर बाजार फ्लैट खुलते हैं या बाजार ऊपर की तरफ जो है 25,200 से 25,300 के आसपास जाते हैं, तो ये भी पक्का है कि बाजार यहाँ पे सस्टेन नहीं करने देंगे बड़े प्लेयर्स, क्योंकि जो लोग खरीद कर फंसे हुए हैं वो निकलने की चेष्टा करेंगे। तो अगर यहाँ पर 25,200 25,300 के आसपास बाजार जाता है शुरू में, तो वो निकलने की चेष्टा करेंगे, जिसके बाद फिर बाजार इन्हीं लेवल्स के आसपास यानी कि 25,000 के आसपास आता हुआ नजर आएगा। और 25,000 की जो ऑप्शंस हैं वहाँ पर भी जो ऑप्शन ट्रेडर्स हैं वो एक्टिव रहते हैं। तो जनरली अगर बाजार गैप डाउन में आपको मिलता है तो भी हम मान के चलते हैं कि बाजार 25,000 के आसपास बंद होगा, और अगर बाजार गैप अप खुलता है तो भी हमें लगता है कि बाजार 25,000 के इर्द गिर्द ही बंद होना चाहिए। और यहाँ पर हमारा मानना ये है कि निचले लेवल्स पर एक सपोर्ट है, एक लगातार सेल ऑफ हो रहा है, और ये एक्सपायरी वाले ट्रेड्स हैं, यानी कि जो मंथली एक्सपायरी में एफएनओ के ट्रेड्स थे, जब वो महीना ही खत्म हो जाएगा तो वो जो एफएनओ के जो ट्रेड्स थे, बेरिश ट्रेड्स थे, वो ट्रेड्स भी खत्म हो जाएंगे। तो मुझे लगता नहीं है कि वहाँ से फिर और भयंकर मंदी करना कोई समझदारी का काम है। हालांकि एक फियर जरूर है। यहाँ पर आपको कॉशियसली इस बात का ध्यान रखना है कि इन लेवल्स को जो है बाजार रिस्पेक्ट देता है या नहीं देता है, लेकिन यहाँ पर किसी भी नई मंदी बनाने से बच के रहना चाहिए, क्योंकि जो भी यहाँ मंदी बनाएगा तो वो शॉर्ट कवरिंग रैली के अंदर इंट्राडे में भी ट्रैप हो सकते हैं मंगलवार को। उसके बाद हमें बाजार कैसा लगता है, हमें लगता है कि उसके बाद जो है बाजार एक कंसोलिडेशन वाले फेज के अंदर जाना चाहिए, और अगर ऊपर नीचे होके बाजार न्यूट्रल ही हम व्यू रखते हैं उसके बाद अगर हम मंगलवार के, लेकिन मंगलवार का सेशन एक वोलेटाइल हो सकता है। बाजार अगर गैप डाउन खुलता है तो हमें ये लगता है कि बाजार नीचे से रिकवर करके आएगा। वो दोपहर के बाद आए या शाम को आए या 1 घंटे के बाद आए, वो उसकी पॉसिबिलिटी लगती है। दूसरी बात, अगर बाजार ऊपर की तरफ खुलते हैं तो देखिएगा जो लोग अभी इस गिरावट में खरीदते हुए नजर आए वो प्रॉफिट बेचते हुए नजर आएंगे कि भाई अपना माल निकालो, एक बार प्रॉफिट साइड में रखो। लेकिन दूसरी बात ये कि बाजार के बड़े प्लेयर्स ने जो बुल्स थे पिछले 3 महीने के, उनको एग्रेसिवली ट्रैप कर रखा है, तो बाजार का अचानक ऊपर जाना अभी संभव नहीं है, कम से कम मंगलवार को तो नहीं। उसके बाद मंगलवार को जब एफएनओ की पोजीशंस कट जाएंगी, जो बड़े एग्रेसिवली सेलर्स हैं वो भी साइड लाइन हो जाएंगे, भैया अपनी एफएनओ की पोजीशन से प्रॉफिट हो गया, अब बाजार को जाने दो भाई, हम क्यों फालतू में माल बेचें। तो वो फालतू में माल बेचने वाले लोग जो है मंगलवार को हट जाएंगे। तो उसके बाद बाजार में एक बाउंस आए, फिर दोबारा से हो सकता है कि वो एग्रेसिवली सेल करते हुए नजर आए, लेकिन अभी हमें ऐसा लगता है कि मंगलवार तक के लिए चिंता है। मंगलवार को गैप डाउन होगा तो रिकवरी लगती है हमें, अगर बाजार गैप अप होता है तो हमें लगता है कि वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आएगी। कुल मिलाकर हम 25,000 के इर्द गिर्द ही बाजार को देखते हैं। ऑप्शंस के प्रीमियम काफ़ी बढ़े हुए हैं और विक्स भी बढ़ता हुआ नजर आया है, आपको ने देखा होगा। अगर हम वीकली कैंडल्स के ऊपर अगर हम बात करें तो वीकली कैंडल भी आपको स्पष्ट कर रही है। देखिएगा ये जो एरिया है ये 24,500 और 24,400 के बीच में है, तो ये जो लेवल्स हैं मेरे लिए वीकली लेवल पर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर अगर ये चला भी जाता है तो यहाँ पर मंदी नहीं करनी चाहिए, यहाँ पर स्पष्ट रूप से आपको देखना चाहिए जब तक वीकली बेसिस पर 24,400 टूट नहीं जाता तब तक मंदी करने का ख्याल भी मन में नहीं आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जब बाजार ओवरसोल्ड होता है तो एक अच्छी खासी रिकवरी देने की चांसेस रहते हैं। और ये आप पूरे चार्ट पैटर्न में भी देखेंगे, देखिएगा यहाँ पे एग्रेसिवली बंदी हुई फिर रिकवरी हुई, एग्रेसिवली बंदी हुई फिर रिकवरी हुई। अगर आप यहाँ देखें तो ये एग्रेसिवली बंदी होगी, उससे पहले रिकवरी हुई और फिर फर्दर मंदी हुई। तो ये बात आपको समझनी है कि इस तरीके की एग्रेसिवली जो मंदी हुई है पोजीशंस, हो सकता है कि आपको एक कैंडल और मिल जाए, वीकली बेसिस पर भी मंदी मिल जाए, लेकिन हमें मंगलवार के दिन हमें ऐसा लगता है कि बाजार निचले लेवल से रिकवर कर सकता है।
और अगर रिकवर भी नहीं करेगा तो 24,700 24,800 पर होल्ड जरूर करना चाहिए। पर हमारे को लगता है पॉसिबिलिटी, हमारे को लगता है 50% पॉसिबिलिटी है कि अगर गैप डाउन होता है तो 25,000 तक रिकवर कर जाएगा। और अगर रिकवर करने की चांसेस हमें 60% लगते हैं, और अगर नहीं रिकवर करता उसकी पोजीशन 40 लगती है। लेकिन अगर बाजार ऊपर जाता है 25,200 25,300 पे खुलता है, उसमें भी हमें लगता है 50% चांस है कि रिकवर करके नीचे आ जाएगा या उसी के इर्द गिर्द कंसोलिडेट करेगा। कोई बहुत बड़े ऊपर के मूव या नीचे के मूव्स नहीं आएंगे, क्योंकि बाजार का अंडरटोन एक बेरिश हो रखा है। तो बहुत लोग यहाँ पे एग्रेसिवली बंदी करने आते हैं और इंट्राडे में जो बड़े प्लेयर्स हैं उनको ट्रैप कर लेते हैं, क्योंकि डीआईज की लगातार बाएंगे तो डीआईज नए निचले लेवल पर बाय करके जो है अपनी एफएनओ की पोजीशंस को भी जो है न्यूट्रलाइज करने की चेष्टा करेंगे। उसके बाद अगर हम देखें तो जो अब बाजार को संभालने की चेष्टा फ्राइडे में हुई वो ऐसे ही सेक्टर थे जो बीटन डाउन थे, जिसमें टीसीएस का शेयर, आईटी में अगर आप देखें इन्फोसिस, और उसके अलावा डॉक्टर रेड्डीज रिजल्ट के बाद जो है परफॉर्म करता हुआ नजर आया। जहां पर गिरावट थी मैंने कहा जैसे अदानी ग्रुप के ऊपर नेगेटिव न्यूज़ थी उनका असर था। रिलायंस का भी जो ऑयल का जो डिस्काउंटेड प्राइस पर इनको मिल रहा था वहाँ से थोड़ी टेंशन बढ़ी है, जिसके बाद आपने रिलायंस के शेयर प्राइस में भी एक गिरावट देखी है। बजाज फाइनेंस में गिरावट थी और एक्सिस बैंक में। फाइनेंशियल्स में तो आप वीकनेस देख ही रहे हैं। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो एडवांस डिक्लाइन भी नेगेटिव थी, तो पूरी ब्रोडर मार्केट जो है एक वीकनेस का शिकार थी। वहीं पर अगर हम देखें तो कुछ जो पीएसयू जो स्टॉक्स हैं वो थोड़ा सा संभलने की कोशिश कर रहे थे, जिसमें ओएनजीसी था। और इसी तरीके से अगर बाकी ओएनजीसी को अगर हम देखें तो बाकी भी जो ऑयल के जो स्टॉक्स थे वो इतना ज़्यादा गिरते हुए नज़र नहीं आए। ये पीएसयू जो सेक्टर्स हैं वो इतना वीक नहीं थे जितना बाकी। अदानी ग्रुप में तो आप देखिएगा बिल्कुल धुरंधर जो है सेलिंग देखने के लिए मिली। उसके बाद एटर्नल का शेयर्स भी अगर हम देखें तो अच्छे प्रॉफिट आने के बावजूद भी गिरावट इसमें देखने के लिए मिली, लेकिन अभी भी बहुत महंगी वैल्यूएशंस पर है। सिप्ला जियो फाइनेंशियल सर्विसेज यहाँ पर भी एक गिरावट देखने की मिली। उसके बाद एक्सिस बैंक जो है मैंने शायद आपके साथ चर्चा भी की होगी कि शायद अब गिरावट आएगी तो एक्सिस बैंक में या एसबीआई में आएगी। तो यहाँ पे देखिएगा एसबीआई में 1.8% की कमजोरी थी और एक्सिस बैंक में 2.84 की। और यहाँ पर अभी हो सकता है कि एसबीआई अभी और भी गिरावट दिखा सकता है, यानी कि 1,010 रुपये के आसपास तक भी जा सकता है। अभी इन्हीं दो शेयर्स के अंदर जिन्होंने आउट परफॉर्म किया था इस पूरी रैली में, बैंक निफ्टी में स्पेशली, तो वो दोनों शेयर्स अभी शिकार हो सकते हैं। जहाँ तक हमारा कॉन्ट्रा व्यू है वो थोड़ा सा हम एचडीएफसी बैंक की तरफ हमारा जो रुझान है वो नेगेटिव नहीं है। हमें लगता है कि यहाँ पर जो बॉटम फिशिंग वाले जो प्लेयर्स हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे। अगर 880 रुपये के आसपास ये शेयर्स मिलेगा तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से जो है हमें लगता है कि वैल्यू बायर्स जो है इसको खरीदते हुए नज़र आएंगे। और इसी चर्चा को अगर हम आगे बढ़ाएं तो बैंक निफ्टी में 58,473 के लेवल्स देखने के लिए मिले। यहाँ पर जो पहला लेवल्स हमारा निकल कर आता है, देखिएगा डेली चार्ट पैटर्न के ऊपर अगर हम बात करें तो बाजार ने यहाँ पर काफ़ी टाइम स्पेंड किया था। ये लेवल्स थे 58, 200 और 300। यहाँ पर बाजार लगभग आ ही गया है, तो इन लेवल्स के आसपास सपोर्ट मिलनी चाहिए। लेकिन फिर भी अगर कोई सीरियस पैनिक वाली सिचुएशन बनती है तो 57,500 और 600 के पास बाजार जा सकता है। लेकिन यहाँ पर जब जाएगा तो हमें रिकवरी की संभावना लगती है। अगर गैप डाउन में चला जाए तो हमें लगता है कि 58,000 के आसपास, फिर 58,200 और 58,300 ये रेजिस्टेंस हो जाएंगे, बट इनके आसपास आके बाजार रुक सकता है। बट अगर इनिशियली 58,200 और 58,200 और 300 के आसपास रहता है तो आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ पर टाइम स्पेंड कर रहा है या नहीं कर रहा। हमें संभावना है कि शायद यहाँ पे बचा लेगा बाजार। 57,500 एक मेजर सपोर्ट एरिया है, वो ना केवल डेली चार्ट पैटर्न पे भी, अगर आप वीकली चार्ट पैटर्न पे भी देखेंगे तो 57,500 मेरे लिए एक इम्पोर्टेंट लेवल है। इसको जब तक नहीं तोड़ता है तो हम ये मानते हैं कि बाजार न्यूट्रल रहेगा या निचले लेवल से एक रिकवरी आती हुई नज़र आ सकती है। तो बैंक निफ्टी में सारे ही जो शेयर्स थे वो गिरते हुए नजर आए। और हमारा, आप जानते भी 2 दिन पहले हमारा जो व्यू था उस पर हमारे 2 ही शेयर्स पर हमने चर्चा की थी कि एसबीआई और एक्सिस जो है हमें थोड़ा सा ओवरबॉट लग रहे हैं और यहाँ पर एक सेलिंग बनेगी अगर बैंक निफ्टी में और फर्दर गिरावट आएगी तो। और अभी भी हमारा व्यू इस पर न्यूट्रल नहीं है। इन पे हम दोनों बाकी बैंकों के अंदर हम एचडीएफसी बैंक पे देखें तो हमारा पॉजिटिव स्टांस है यहाँ पर। अब हमें फर्दर डाउन साइड नहीं लग रही है, लेकिन क्योंकि वीकली एक्सपायरी और मंथली एक्सपायरी दोनों है तो थोड़ा सा हो सकता है कि एक बार पैनिक के लिए नीचे चले जाए। बट एसबीआई और एक्सिस में अभी भी हमें लगता है कि 2 से 3% की गिरावट अभी और इसमें हो सकती है। और ये चर्चा हमने कर ली। अब एफआईज ने देखिएगा बहुत दिनों बाद, क्योंकि भाई उनकी अपनी एफएनओ के ट्रेड्स हैं, उन्होंने एग्रेसिवली माल बेचा है
और उनकी जो फिगर्स है वो जो है DIs के फिगर से बड़ी थी। उसके बाद अगर ऑप्शंस की बात करें तो इन्होंने इंडेक्स ऑप्शंस में भी दोनों साइड खरीदारी की है, पुट ऑप्शन में भी और कॉल ऑप्शन में भी। आगे अगली स्लाइड में हम दिखाएंगे आपको। और इंडेक्स के जो स्टॉक फ्यूचर्स उन्होंने बेचे हैं वहाँ पे स्टॉक में कवरिंग कर रहे हैं। इसको देख के भी ऐसा लगता है कि अभी फर्दर सेल ऑफ नहीं होगी, जो मंदी होगी वो शायद मंगलवार तक ही सीमित रहे, उसके बाद एक वेडनेसडे में रिकवरी आ जाए, थर्सडे में हो सकता है फिर सेलिंग आ जाए, फ्राइडे में फिर रिकवरी, यानी कि एक मिला जुला असर ही हमें देखने के लिए मिलेगा। बाजार भी एक ओवरसोल्ड जोन में है। अगर हम ऑप्शन चेन के अगर हम पुट कॉल रेशियो देखें तो 0.58 है, तो जनरली इन लेवल्स के आसपास एक रिकवरी आती है। तो यहाँ पर हो सकता है कि यहाँ पे थोड़ा सा पेन और आ जाए, तो 0.55 से तो डेफिनेटली आई जाती है। तो वो अगर 0.55 तो हो सकता है कि बाजार सुबह अगर गैप डाउन खुलते हैं तो वहीं पे आ जाएगी, फिर वहाँ से हम एक रिकवरी की उम्मीद कर सकते हैं। डाउ जोन्स में कमजोरी बनी हुई है। वहीं पर ब्रांड क्रूड में मेरी शायद चर्चा 1 महीने पहले की थी, जहाँ पर हमने चर्चा की थी कि ब्रांड क्रूड में भी एक तेज़ी आपको देखने के लिए मिल सकती है। और ब्रांड क्रूड में ये जो तेज़ी बन रही है तो बाकी जो सेट्स क्लास से पैसा शायद मूव करता हुआ आपको ब्रांड क्रूड की तरफ मूव करता हुआ नजर आए। और ऑप्शन चेन के डेटा में अगर हम देखें तो 25,000 की जो ऑप्शंस हैं वहाँ पर पुट अनवाइंड हुई, और लेकिन अगर हम देखें तो कॉल राइट भी हुई हैं। तो ये पोजीशंस हालांकि अच्छी नहीं है, लेकिन अभी भी पुट राइटर 25,000 के ऊपर काफ़ी एग्रेसिवली खड़े हुए हैं। तो हमारे लिए 25,000 एक अहम लेवल है। अगर गैप डाउन भी हो जाता है तो हमें लगता है कि 25,000 पे रिकवरी आ सकती है। निफ्टी बैंक के अंदर पोजीशंस ऑप्शन चेन में कुछ बहुत ज़्यादा है नहीं, तो मैं यहाँ पे चर्चा आपके साथ क्या करूँ। बट 58,500 के ऊपर अगर हम देखें तो कॉल और पुट राइट बराबर खड़े हुए हैं, बट यहाँ पर हमारा न्यूट्रल व्यू है। गोल्ड देखिएगा 1,56,700 है, यहाँ पर हमारा न्यूट्रल टू पॉजिटिव व्यू है। वहीं पर सिल्वर में अगर हम बात देखें तो ओवरबोट है और कभी भी सरप्राइज कर सकती है आपको, कभी भी एक बहुत बड़ा फॉल देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन आप कहेंगे सर ऐसा क्यों हो सकता है, कि अगर आप चारों तरफ देखेंगे तो बस सिल्वर की बात हो रही है। भाई सिल्वर खरीद लो, सिल्वर खत्म हो जाएगी, सिल्वर 6 लाख का हो जाएगा, 10 लाख का हो जाएगा। तो जब इस तरीके का ओवर ऑप्टिमिज्म बनता है ना, तो हमें डर लगना शुरू हो जाता है। यानी कि जब सब लोग किसी पर्टिकुलर एसेट्स क्लास की बात करने लग जाएं और उसमें जब सट्टा तो चल ही रहा है, तो वहाँ पर जो है कोशिश व्यू हमारा बनता है। लेकिन यही सिल्वर है, जब 2 साल पहले हम चर्चा करते थे 80,000 90,000 का भाव था, आप लोग समझते हैं कि मैं उस समय पर आपको बोल रहा था कि भाई मुझे बहुत अच्छी लग रही है यहाँ पे, और स्टोरी क्या निकल कर आएगी वो तो बाद की बात है। एक इंडस्ट्रियल यूज़ है, और जिस तरीके से इकोनॉमी चेंज हो रही है, जिस तरीके से न्यू डायनेमिक्स जो है बदल रहे हैं, चाहे वो सोलर पैनल में चाहे ईवी में, तो तब हमने आपके साथ चर्चा की भी थी। और ये हमारे अल्फा के अंदर अल्फा स्टॉक्स फॉर द मंथ भी रहा था तकरीबन 2 साल पहले, और वहाँ से इसी में बहुत अच्छी रिटर्न्स आ चुकी हैं। लेकिन मेरा प्रति जो है सिल्वर के प्रति इस समय पर एक कोशिश हुआ है, कभी भी सिल्वर यहाँ से 15%, 20%, इवन 30% तक करेक्ट हो सकती है। इसने एक जबरदस्त रिटर्न दी है। लोग अपनी ज़मीन बेचकर पैसा लगाने की सोच रहे हैं सिल्वर में, लोग अपनी एफडी तोड़कर सिल्वर में पैसा लगाने की सोच रहे हैं, क्या लगा दिया है लोगों ने अपना इक्विटी पोर्टफोलियो म्यूचुअल फंड बेचकर सिल्वर में पैसा लगा रहे हैं। जब इस तरीके का पागलपन जब हमें किसी एसेट्स क्लास में देखने के लिए मिलता है, तो हम बहुत कोशिश में जो है व्यू रखते हैं। जहाँ तक हमारी बात है, हमारे पास अब सिल्वर की कोई पोजीशंस नहीं है, हम अपना प्रॉफिट बुक कर चुके हैं, और यहाँ पर हम सिल्वर में अभी हमारा जो आउटलुक है वो थोड़ा सा नेगेटिव है, और हमारी जो पोजीशंस हैं वो भी हम उसी तरीके से रखते हैं जिस तरीके से हम सोचते हैं। अब यहाँ पर अगर हम गोल्ड की बात करें तो गोल्ड पे हो सकता है कि आपको 5% से लेकर 10% तक की करेक्शन मिल जाए, लेकिन गोल्ड पर अपना व्यू बेरिश नहीं है। गोल्ड पर हमें लगता है कि अगर 1,35,000 1,40,000 के आसपास के भाव लगते हैं, तो वहाँ पर मुझे लगता है कि जो ट्रेडर्स कम्युनिटी है उसको तो हो सकता है कि पैनिक हो जाए, क्योंकि जिन्होंने खरीद के चल रहे हैं, लेकिन जो इन्वेस्टर्स कम्युनिटी है उसके लिए बहुत अच्छा भाव वहाँ पर होता हुआ नजर आएगा। लॉन्ग टर्म व्यू हमारा बुलिश है। सिल्वर पर भी हमारा व्यू लॉन्ग टर्म में ठीक है, लेकिन जो प्राइस है वो फंडामेंटल्स के कहीं बहुत आगे आ गए हैं। अब आप बात करेंगे सप्लाई नहीं है, भाई साहब वो 2 महीने पहले भी सेम सिचुएशन थी। कोई भी ऐसा आउटकम नहीं निकल कर आया है 2 महीने के अंदर जो 2 महीने पहले नहीं था। जो 2 महीने पहले थी वही घट रहा है। अगर सेफ हेवन एसेट्स की बात करेंगे तो गोल्ड में ज़्यादा सेफ लगता है। इंडस्ट्रियल यूज़ पहले भी था, अब भी है। कोई नई चीज़ आ गई है? नहीं, कुछ नहीं आया नया। बस एक खबर आ रही है कि भाई चाइना के अंदर खरीदारी हो रही है, तो चाइना कब पलटी मारेगा? अगर वो चाइना से सेलिंग शुरू हुई और वो एक एग्रेसिवली अगर सिल्वर में सेलिंग हुई तो हम संभाल ही नहीं पाएंगे।
कोई भरोसा नहीं 30% भी गिर जाए, 25% भी गिर जाए, 20% भी गिर जाए, तो उस केस के अंदर जो है अलर्ट रहे। तो सिल्वर के अंदर जो पोजीशंस हैं आपकी, आपने देखा भी होगा इस हफ्ते के दौरान 15% जो है सिल्वर के ETF टूटते हुए हमने देखे 2 दिन पहले। तो यहाँ पर जो है आपको एक बात ध्यान रखनी कि सिल्वर का जब ETF खरीदे तो उसकी NAV को चेक करें, NAV से कितना ज़्यादा प्रीमियम दे रहे हैं। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि सिल्वर अभी तो वन वे चल रही है, बट नेक्स्ट वीक में एक बहुत ज़बरदस्त वोलेटिलिटी आपको इसके अंदर देखने के लिए मिल सकती है। मेरा व्यक्तिगत व्यू है, मैं किसी को खरीदने की, बेचने की सिल्वर पे कोई सलाह नहीं दे रहा हूँ। आपने फाइनेंशियल एडवाइस सलाह लीजिए, उसके बाद देखिएगा। हम अपने अनुभव से ये बात कर रहे हैं, और सिल्वर में जिस तरीके की तेजी हुई है वो भी हमें उम्मीद नहीं थी कि इतना शॉर्ट पीरियड में इतनी हो जाएगी, लेकिन इसमें सट्टा चल रहा है। अब जो सट्टे की जो चीज़ होती है ना, क्योंकि अभी पेपर ट्रेड है, ये पेपर ट्रेड है। अब डिलीवरी लेने तो देखिएगा 5% लोग जाते हैं। अब वो डिलीवरी देने वाले लोग अगर 10% आ गए, अब ये समझिएगा डिलीवरी देने वाले 10% आ गए, तो डिलीवरी तो लेनी ही नहीं किसी को, लोगों को तो प्रॉफिट कमाना है। अब डिलीवरी अगर लेने आ गए तो भाई चांदी रखनी भी तो है। तो चाहे वो सिल्वर बीज की बात करो तो उनको तो देखिएगा, आपने पैसा डाल दिया, सिल्वर बीज वाले ले लेंगे, लेकिन उनको स्टोरेज भी रखनी है, स्टोरेज कॉस्ट भी आपकी लगेगी। तो यहाँ पर सिल्वर में ध्यान रखना है कि अगर 5% जनरली डिलीवरी होती है सेटलमेंट पे, और 28 तारीख को कोमेक्स में डिलीवरी सेटलमेंट है, 27 तारीख की हमारी है यहाँ पर ऑप्शंस की है। तो 28 तारीख में जो सेटलमेंट है कोमेक्स में, अगर वो सेटलमेंट से पहले आपको सोमवार को ये आभास होने लग गया कि भाई वहाँ पर डिलीवरी देने लोग आ गए हैं, क्योंकि ओवर ऑप्टिमिज्म तो है, लेकिन किसी को भी लगता है कि अभी मेरे को एक ज्वेलर से कल मेरी बात हो रही थी, वो कह रहे जी मेरे पास 2 सिल्लियाँ पड़ी हुई हैं, अब और मेरी तो 10, 15, 20 सालों से पड़ी हुई है, वो हमने इन्वेस्टमेंट रखी हुई है, लेकिन ऐसा भाव देख के आज मैं एक सिल्ली बेचने का मन बना रहा हूँ। तो आप ये देखिएगा कि जो बड़े लॉन्ग टर्म के निवेशक थे वो भी मतलब जो है वो सिल्वर बेचने का प्लान कर रहे हैं, क्योंकि जिसके पास सिल्वर के है उसको, किसी को भी लगता है यार मेरे 3 महीने में अगर पैसे डबल हो गए तो वो एक बार प्रॉफिट बुक करने की सोच सकता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि इस समय पर हो सकता है कि सिल्वर, देखिएगा सिल्वर का आउटलुक खराब नहीं है, लेकिन सिल्वर जो है एक ओवरबोट जोन में है, और अगर यहाँ पर डिलीवरी देने आ गए, अगर वो डिलीवरी की परसेंटेज 5% से बढ़ के 10% या 15% हो गई, तो सिल्वर में एक ब्लड बाथ वाली सिचुएशन जो है आपको सेलिंग में देखने के लिए मिल सकती है। हालांकि सिल्वर में हमारा वेस्टेड इंटरेस्ट है, मैं आपको ये भी एज ए डिस्क्लोजर बता दूं, हमारे ट्रेड्स हैं FIIs प्रो और क्लाइंट और DIIs। यहाँ पर अगर हम देखें तो डेटा में ऑप्शन चेन के डेटा में ऑप्शंस के डेटा देखेंगे, कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन दोनों जगह खरीदारी की है, लेकिन अभी भी नेट पोजीशंस पुट साइड में खरीद के बैठे हुए हैं। इसी तरीके से प्रो के अंदर भी जो है सिमिलर व्यू है, और क्लाइंट ने जो है दोनों साइड में देखिएगा उन्होंने जो सेलिंग की है वो पुट में भी सेलिंग की है। तो अभी यहाँ पर खाली एक्सपायरी डे तक रिस्क है, एक्सपायरी डे तक ही हमें मंदी लग रही है, और हो सकता है वो भी रिकवर कर जाए, लेकिन उसके बाद यहाँ पर आप एग्रेसिवली मंदी करके जाएंगे तो देखिएगा ट्रैप होने की संभावना रह सकती है। तो आप अपना कोई भी ट्रेड लें तो फाइनेंशियल एडवाइस सलाह लें, और उसके बाद ही अंतिम फैसले पर पहुंचे। आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर से जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बता दिया करो। और दूसरी बात ये, अगर आप चैनल पर आते हैं और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करिए, और जो नोटिफिकेशन ऑन करिए, यानी कि जो बेल आइकन है उसको दबाइए, जिससे कि आपको जो हमारी वीडियो है वो आपको समय पर उपलब्ध होती हुई नजर आए। तो आज की इस वीडियो में बस केवल इतना है। वीडियो में जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।